बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसमें सबसे पहले हमारे पास क्वालिटी मॉडल्स आ जाते हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि ISO 9126 मॉडल कैसे काम करता है, किन स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करता है, FURPS क्या होता है और GQM क्या होता है। देन हम मूव करेंगे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के ऊपर एंड इन द लास्ट वी चेक द परफॉर्मेंस मॉडल। सो लेट्स स्टार्ट ओवर टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास ISO 9126 जो स्टैंडर्ड है वो हमारे पास 6 चीज़ों के ऊपर जो है बेसिकली कंसिस्ट कर रहा होता है। इसके अंदर सबसे जो हमारी पहली चीज़ देखी जाती है वो फंक्शनैलिटी क्या है। फंक्शनैलिटी क्या होगी कि हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है वो किन फीचर्स के ऊपर, किन करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर या उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होंगी जिनके ऊपर वो काम करेगा। मीन स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी हमारे सिस्टम की। हम इसकी रियल टाइम मिसाल दें तो जब भी हमने कोई चीज़ लेना होती है, मीन मोबाइल फ़ोन लेना है या आइदर हमें लैपटॉप बाय करना है, तो हम सबसे पहले उसकी स्पेसिफिकेशन या फंक्शनैलिटीज़ को चेक करते हैं। सेकंड थिंग इज़ ओवर रिलायबिलिटी। देन हम चेक करते हैं कि सिस्टम कितना रिलायबल है, लॉन्ग लास्टिंग है, बाय द टाइमिंग है, 1 साल तक काम करेगा, 2 साल तक, या कितना उसका ड्यूरेशन होगा। देन यूजेबिलिटी, क्योंकि अब चीज़ ले रहे हैं तो उसका मकसद इस्तेमाल करना है, उसका यूजेबिलिटी फैक्टर देखा जाता है कि वो कितना इफेक्टिवली या रिस्पॉन्डनेस उसकी कितनी अच्छी है और ये तमाम चीज़ें। एफिशिएंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आज के दौर के अंदर हम जो भी चीज़ लेते हैं उसके अंदर हम एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा मेजर करते हैं, क्योंकि हमें चीज़ चाहिए कि जो हमें विद इन अ सेकेंड, विद इन नैनो सेकेंड जो है रिस्पॉन्ड करे। सो एफिशिएंसी ये बहुत बड़ा आजकल फैक्टर है जिसकी बेस के ऊपर हम कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी टूल यूज़ करने में जो है उसकी सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा जो है वो फैक्टर हमारे पास काम आ रहा होता है। देन मेंटेनेबिलिटी क्या होती है कि हमारे पास हमने सॉफ्टवेयर जब चेक कर रहे हैं तो हमें देखें कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि हम उसके अंदर कुछ आने वाले साल, 2 साल के अंदर कुछ एक्सटेंशन करना चाहें, क्या वो चीज़ भी अडॉप्ट हो सकती है। कोई चीज़ उसके अंदर ऐड अप, डिलीट एंड कुछ भी रिमूव करना हो तो वो उसके अंदर ये तमाम चीज़ें उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और कुछ चीज़ों की एडिशन भी की जा सकती है। ये ना हो कि हमने जो चीज़ें, जो फीचर्स बना दिए, इन द मीन वाइल नेक्स्ट ईयर मुझे कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं उसके अंदर वो चीज़ें ऐड अप ही नहीं कर सकता। देन पोर्टेबिलिटी इज़ कि हम कितना एफिशिएंटली चीज़ को यूज़ कर पाते हैं, हम कितनी आसानी से, कितना इजीली अंडरस्टैंड करके, कितने फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। सो ISO 9126 जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, इन 6 चीज़ों के ऊपर बेसिकली काम करते हैं। जब भी हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की बात कर रहे होते हैं, जब भी हम क्वालिटी को मेजर करने लगते हैं, तो ये 6 फैक्टर ऐसे आ जाते हैं जो ISO स्टैंडर्ड्स के अंदर हम अंडर जो है हमारे पास काम करते हैं, और इन 6 फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए हम क्वालिटी को मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी जो मॉडल के अंदर सॉफ्टवेयर की क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। क्वालिटी करेक्टरिस्टिक के अंदर अब क्या होता है कि हमारे पास अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बाय व्हिच इट्स क्वालिटी इज डिस्क्राइब्ड एंड एवैल्यूएटेड। इसके हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके अंदर करते कि हम उसकी क्वालिटी को एवैल्यूएट करते हैं। मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स होंगे, मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसकी बेस के ऊपर हम अपने सॉफ्टवेयर को जो है एवैल्यूएट करते हैं। A software quality characteristics may be refined into multiple levels of सब characteristics। कि हमारे जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर सब कैटेगरीज भी बनी होती है। सो हम उसको मल्टीपल लेवल्स के ऊपर जो है रिफाइंड कर रहे होते हैं। ईच सब कैरेक्टरिस्टिक इज एवेल्यूएटेड बाय सेट ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास होता ही क्या है कि कोई एक पैमाना, कोई एक मेजरमेंट का रूल हम बना लेते हैं जिसके ऊपर हम अपने सॉफ्टवेयर को, अपने प्रोडक्ट को जो है वो मेजर कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ योर 6 क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स, जो कि हम देख चुके कि हमारे पास चीज़ जो है वो किस तरह से काम कर रही है। फंक्शनैलिटी क्या है, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। सो दैट्स द बेसिक थिंग कि हमारे पास ये 6 जो चीज़ें हैं, इसको हम 6 सिग्मा भी बोलते हैं। इसके अंदर किस तरह से हमारे एफिशिएंटली जो है
वो हमारा सॉफ्टवेयर या हमारा टूल या प्रोडक्ट एफिशिएंटली काम कर रही है। सो जो लास्ट हमारे पास पोर्टेबिलिटी, जिस तरह एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसी तरह हमारे पास पोर्टेबिलिटी फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पोर्टेबिलिटी फैक्टर इस सेंस में हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम किसी एक डिवाइस के लिए नहीं बना रहे, किसी एक सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे। सो हमने हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इतना एफिशिएंट हो कि हम उसको कभी दूसरे सिस्टम के अंदर रखें तो वहाँ भी सेम वर्किंग हो जैसे कि पहले सिस्टम के अंदर कर रहा था, या जिस सिस्टम में बनाया गया था उस सिस्टम जैसे ही एफिशिएंसी उसके दूसरे सिस्टम के अंदर भी हो। जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ हम एक सिस्टम में करते हैं, दूसरे में सबकी फंक्शनैलिटी, सबके फीचर्स सेम रहते हैं। सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर पोर्टेबिलिटी। क्योंकि हम बाज़ कुछ हमारे आजकल एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं, जिस सिस्टम पे बनाई जाती है उस सिस्टम पे बहुत अच्छी रन हो जाती है। जब हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं अक्सर तो वहाँ पर जाकर वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इट्स मीन वहाँ पर पोर्टेबिलिटी फैक्टर जो है वो हमारा वो इफेक्ट हो रहा होता है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जब भी सिस्टम बनाया जाए, जब भी सॉफ्टवेयर बनाया जाए, उसके अंदर इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए कि कल को मैंने इसको दूसरे सिस्टम के अंदर भी चलाया। और जब भी क्वालिटी को मुहैया किया जाए तो उसके अंदर लाजमी तौर पे उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, तीन चार सिस्टम्स के ऊपर टेस्ट करना चाहिए, क्या उन सब के अंदर जो है वही तमाम फंक्शनैलिटीज़ और एफिशिएंसी उसकी कहीं पर अफेक्ट तो नहीं हो रही। सो दैट्स द पॉइंट जो हम डिस्कस कर चुके, फंक्शनैलिटी क्या है और सब कुछ क्या है। सो FURPS यही हमारे आगे आ जाता है, जो कि हमारे पास हैवलेट पैकेट है। इसके अंदर फिर अगेन हमारे पास FURPS है क्या, जो कि हमारे पास इन 5 चीज़ों के ऊपर बात कर रहा होता है। फंक्शनैलिटी क्या है, यूजेबिलिटी क्या है, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस है, लास्ट के ऊपर हमारे पास पोर्टेबिलिटी आ जाती है यहाँ पर। सो यहाँ पर फंक्शनैलिटी हम फिर पहले भी देख चुके, फंक्शनैलिटी क्या है कि हमारे पास फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तमाम चीज़ें हैं। देन यूजेबिलिटी देखी जाती है कि रियल लाइफ के अंदर इसका काम होगा भी कि नहीं, लोग इसको यूज़ कर पाएंगे कि नहीं, लोगों का इंटरेक्शन होगा कि नहीं। रिलायबिलिटी, ये चीज़ लॉन्ग लास्टिंग है भी कि नहीं, क्रैश तो नहीं कर जाएगी, सॉफ्टवेयर हमारा कहीं पर बग्स वगैरह क्रिएट तो नहीं करेगा। देन परफॉर्मेंस में ये परफॉर्मेंस हमारे लिए क्योंकि ज़रूरी होती है परफॉर्मेंस को चेक करना और परफॉर्मेंस लेना, क्योंकि चीज़ ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। एट देन फिर उसी इन तमाम 3 चीज़ों को देखते हुए, फंक्शनैलिटी, यूजेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी को देखते हुए हम फिर परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं। एंड द लास्ट थिंग इज़ योर सपोर्टेबिलिटी। सपोर्टेबिलिटी के अंदर हम देख रहे होते हैं कि हमारी वही चीज़ पोर्टेबिलिटी वाली कि जिस तरह से वो दूसरे सिस्टम्स के अंदर जाकर वो इजीली काम कर सकती है कि नहीं। और इसकी एक और एग्जांपल हमारे पास जैसे 32 बिट एंड 64 बिट के हमारे पास वेरिएशन आ जाती है। अब ये सपोर्टेबिलिटी के फैक्टर के अंदर आती है कि हमारे सिस्टम की स्पेसिफिकेशन और सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन को मीट करना चाहिए। फिर इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर हैं वो आपकी मेमोरी रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जैसे एंड्रॉयड की बात करें, एंड्रॉयड डेवलपमेंट की बात करें, तो एंड्रॉयड के लिए आपके पास जब आप उसका टूल को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास 8 GB रैम जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है। उसके अंदर एफिशिएंटली और उसकी स्पीड के ऊपर इफेक्ट नहीं आता अगर 8 GB रैम हो। दैट्स मीन योर सॉफ्टवेयर नीड सम पोर्टेबिलिटी ऑफ योर हार्डवेयर। अब FURPS इज ओरिजिनली अ कंपनी स्पेसिफिक क्वालिटी मॉडल। हमने कहा ये कंपनी FURPS हैवलेट पैकेट है जो कि HP की तरफ से डिज़ाइन किया गया, जिन्होंने ये 5 फैक्टर्स बेसिकली डिफ़ाइन किए कि अगर ये 5 फैक्टर हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, हमारे टूल के अंदर हों तो हम जो है क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं। Then FURPS is now widely used in the software industry. The FURPS Plus was later added to the model after various campaigns at HP to extend the acronym to emphasize various attributes. बाद में FURPS के अंदर उन्होंने ये पहले 5 फैक्टर्स थे, 5 स्टैंडर्ड्स थे, इन 5 चीज़ों के ऊपर वो मेजर करते थे। बाद में इसका एक्सटेंडेड वर्जन आया था जिसको हम सब फैक्टर्स कह सकते हैं। इसके अंदर उन्होंने छोटे छोटे और मॉड्यूल्स और फैक्टर्स को, मिनी फैक्टर्स को ऐड किया कि हम इन तमाम चीज़ों को भी मेजर अगर करना शुरू, जैसे एफिशिएंसी,
हमने लास्ट के ऊपर जो पढ़ा मॉडल के अंदर, तो वहाँ पर हमारे पास एफिशिएंसी एक बड़ा फैक्टर था, लेकिन इन्होंने इसको सब फैक्टर बना दिया। ओके जी, देन हमारे पास एफ यू और पी एस प्लस जो हमारे पास था, इसके अंदर इन्होंने कुछ सब फैक्टर्स अडॉप्ट किए, क्योंकि 5 मेन फैक्टर्स थे। उसके बाद उन्होंने एक्सटेंडेड लेवल के अंदर कुछ मज़ीद फैक्टर ऐड किए, जिसके अंदर उन्होंने सब फैक्टर्स मीन परफॉर्मेंस को, परफॉर्मेंस की जगह एफिशिएंसी को जो है उसके अंदर चेक करना शुरू कर दिया। परफॉर्मेंस के अंदर मींस हर एक फैक्टर के सब फैक्टर्स बना दिए ताकि नैरो डाउन जाके चीज़ को चेक किया जा सके। इसके हमारे पास एफ यू आर पी एस के कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, कुछ डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स थी, इम्प्लीमेंटेशन जो कि आपके एस डी एल सी की जो मेजर आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, दैट्स सेम क्लासीफाइंग रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट गैदरिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर की जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, उनकी मेकिंग के अंदर, कि रिक्वायरमेंट एक प्रॉपर गैदर किया जाए। अगर रिक्वायरमेंट प्रॉपर गैदर ना हो तो उसका नुकसान क्या होता है कि हमारे पास पूरे के पूरे प्रोडक्ट फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मींस हमने विदाउट रिक्वायरमेंट गैदरिंग काम स्टार्ट किया था, जब मुझे रिक्वायरमेंट गैदर ही नहीं की तो मुझे डायरेक्शन क्लियर नहीं तो इट्स मीन मैं कहीं ना कहीं डी ट्रैक हो जाऊँगा। डी ट्रैक होने से क्या होगा कि मेरा फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर प्रॉपर रिक्वायरमेंट गैदर की हो तो उसके अंदर फ़ायदा क्या मिलता है कि आप यूज़र की, क्लाइंट की जो भी आपके पास चीज़ है आप उसको ईज़िली मैयर कर सकते हो, ईज़िली उसके ऊपर काम कर सकते हो, और एट द एंड फेलियर के चांसेस कम हो जाता है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग आपके इम्प्लीमेंटेशन फेज और डिज़ाइन फेज इन तमाम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हमने पीछे ये पॉइंट देखे, ये तमाम आपके आके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर रुकते हैं, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के ऊपर, कि अगर रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रॉपर होगी, डिज़ाइन अच्छा होगा, डिज़ाइन अच्छा होगा तो इम्प्लीमेंटेशन फेज अच्छा होगा, इम्प्लीमेंटेशन फेज अच्छा होगा तो मेंटेनेबिलिटी फैक्टर आपका इम्प्रूव हो जाएगा, आप कल को उसके अंदर ऐड अप कर सकोगे। दिस इज़ द फैक्टर। और उसके बाद जब रिक्वायरमेंट गैदर हो जाती है तो उसके अंदर हम फिर उन रिक्वायरमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं कि क्या वो रिक्वायरमेंट एडॉप्टेबल भी हैं कि नहीं, क्योंकि हमें रियल लाइफ के साथ देखना होता है, और उस एनवायरनमेंट जिस सॉफ्टवेयर जिस एनवायरनमेंट के लिए बन रहा है उस एनवायरनमेंट के लिए हम चेक करते हैं कि आइदर वो सॉफ्टवेयर उस एनवायरनमेंट के लिए वो इफेक्टिव भी है कि नहीं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हम जब रिक्वायरमेंट गैदर कर लेते हैं उसके बाद हम उनको क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आ जाती है GQM स्ट्रेटेजीज। GQM स्ट्रेटेजीज के अंदर हम क्वेश्चन से बात करते हैं, हम रीजनिंग करते हैं, चीज़ों को सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए हम जो है वो रीजनिंग करते हैं, व्हाई, व्हेन, वेयर, लाइक दिस हम रीजनिंग कर रहे होते हैं कि हम चीज़ की ओरिजिनलिटी के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, उसकी डेप्थ में जाकर उसके सॉल्यूशन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। होता क्या GQM हमारे पास गोल क्वेश्चन मेट्रिक होता है कि हमारा मकसद क्या होता है कि कोई ना कोई गोल हमारा टारगेट होता है, मीन्स सॉल्यूशन हमें फाइंड करना होता है। किसके अगेंस्ट करना होता है सॉल्यूशन फाइंड? एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अगेंस्ट। और लास्ट थिंग हमारे पास कोई मीट्रिक, कोई मेजरमेंट हम बना देते हैं कि हमारे पास ये मेजरमेंट टूल होगा जिसके ऊपर हम इसकी क्वालिटी को मेजर करेंगे। मीन्स एक तरीका ये भी था कि हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता और मुख्तलिफ लोगों से हम राय लेते उसके ऊपर, और मल्टीपल सोल्यूशन हमारे पास आते और हम उसको लिस्ट डाउन करके जो है वो जो है उसमें से कोई एक सोल्यूशन को अडॉप्ट कर लेते हैं। बट उसके अंदर कोई एक स्टैंडर्ड नहीं होना था, हम हर दफ़ा लोगों से राय लेकर उसको फाइंड आउट कर लेते। तो दिस इज़ नॉट अ इफेक्टिव वे। दिस इज़ एग्जाम्पल कि हमारे पास होता है कि हमने गोल क्या होता है कि कोई इफेक्टिवनेस को चेक करना होता है। क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंट आ सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर, जैसे हमने कोडर की या प्रोग्रामर की टाइम को चेक करना था कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, किस टाइम के ऊपर वो अच्छा काम कर लेता है। मींस मॉर्निंग के अंदर अच्छा काम कर लेता है, अगर उसकी ड्यूटी आवर्स है 9 to 5 तो हम चेक कर सकते हैं कि 9 से 12 बजे तक उसने कितना काम किया, और उसके अगेंस्ट हम देखते हैं 12 से 3 बजे तक उसने कितना काम किया। तो हमें ये पता चल जाएगा कि जब वो सुबह आता है ना 9 बजे तो उस वक्त वो काम अच्छा कर लेता है, लेकिन 12 से 3 वो इतना अच्छा काम का मतलब ये कि वो ज़्यादा काम नहीं कर पाया। जितना उसको टास्क दिया जा रहा है उसकी परफॉर्मेंस सुबह के वक्त ज़्यादा अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू 12 से 3 जो भी हमारे पास
नोन का वक्त होता है। सो दैट्स द वे कि हम मेट्रिक के लिए कुछ भी मेजरमेंट कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए। देन कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होती है? कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज़ नॉट जस्ट द प्राइस ऑफ क्रिएटिंग ए क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस। हमारे पास जब कभी भी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी डायरेक्टली प्राइस के साथ रिलेटेड नहीं होती। इसकी मिसाल हम जब भी कभी बाइंग करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो हम प्राइस फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं अगर क्वालिटी फैक्टर अच्छा हो। अगर हमें चीज़ पसंद आ जाए, चीज़ पसंद आने का मकसद क्या होता है? उसकी क्वालिटी अच्छी लग रही होती है तो हम उसको बाय कर लेते हैं, प्राइस फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। सो एवरी टाइम वर्क इज़ रीडन द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इंक्रीजेज। मीन्स हमें रीवर्क करने से कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। सो अगर हमारी चीज़ एक ही दफ़ा अच्छी बन जाए तो हमारे पास रीवर्किंग ख़त्म हो जाए। लास्ट के अंदर यही लाइन लिखी है, इन शॉर्ट एनी कॉस्ट दैट वुड नॉट हैव बीन एक्सपेंडेड इफ़ क्वालिटी वर परफेक्ट कंट्रीब्यूट्स टू द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कि एग्जैक्टली हमारे पास कॉस्ट बढ़े ही ना अगर चीज़ को अच्छे तरीके से पहले ही बना लिया जाए। हमारे पास टोटल क्वालिटी कॉस्ट इंक्लूड ये 3 चीज़ों के ऊपर हमारी क्वालिटी कॉस्ट जो है वो आ रही होती है। प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट एंड फेलियर कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट क्या होती है कि हम चीज़ बना रहे थे, बनाते वक्त ही हम चेक कर लेते कि ये चीज़ें ठीक हैं नहीं हैं, बेंचमार्क कोई बना लेते कि ये चीज़ ठीक भी बन रही है कि नहीं। उसका पहले से जो है ना चीज़ों को जो है वो मेंटेनेंस, उसको मेंटेनेंस कह रहा हूँ, प्रिवेंशन के अंदर हम स्टार्टिंग के अंदर देख लें कि चीज़ ठीक बन भी रही है कि नहीं। हमने जो रिक्वायरमेंट गैदर की थी उसके मुताबिक हमारी चीज़ों को मेक श्योर किया जा रहा है कि नहीं। अगर हम पहले ही चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे तो एग्जैक्टली वो हमारे पास जो है वो उसको जो है वो मेजर किया जा सकता है। अप्रेजल कॉस्ट आ जाती है। अप्रेजल कॉस्ट क्या होते हैं? अप्रेजल कॉस्ट के अंदर हम चीज़ों की मेक श्योर कर रहे होते हैं कि चीज़ें जो कुछ क्लाइंट ने बताया उसको उसके जो रियल टाइम बनाया जा रहा है सिस्टम, उसके अंदर वो चीज़ें रखी भी जा रही हैं कि नहीं। ये ना हो कि वो तमाम चीज़ों को और या क्लाइंट की तरफ से चेंजेस आ गई तो वो तमाम चीज़ों को मेक श्योर करना भी एक काम होता है। देन फेलियर कॉस्ट आ जाती है। फेलियर कॉस्ट हमारे पास 2 चांसेस होते हैं। एक, हमारी अपनी क्वालिटी टीम ने ही उसको रिजेक्ट कर दिया सॉफ्टवेयर को। दूसरा, क्लाइंट ने रिजेक्ट किया। क्लाइंट को चेक कराया, क्लाइंट ने कहा मुझे तो ये चाहिए ही नहीं था, ये तो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी होती हैं। इसके अंदर हमारे पास डिटेल से लिखा हुआ है, यू कैन गो थ्रू दी स्लाइड्स एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 1, 10 and 100 रूल फॉर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। मीन्स अगर हम $1 आज क्वालिटी के ऊपर स्पेंड कर दें तो वो हमें बाद के अंदर जो हमने रीवर्क करके करेक्शन करनी है उसके ऊपर जो स्पेंड करना है, और बाद में हो सकता है उसकी करेक्शन करने के बाद भी वो चीज़ ठीक ना हो और उसके अंदर फेलियर आ जाए, तो मीन्स हम जो रीवर्किंग और फेलियर के ऊपर कॉस्ट लगाते हैं, अगर हम स्टार्ट के अंदर $1 मीन्स हम शुरू के अंदर उसके अंदर सिर्फ तवज्जो से काम कर लें तो हम बड़े नुकसान से बच जाएंगे। मीन्स प्रॉपर रिक्वायरमेंट गैदरिंग, वही चीज़ मैं आपको पहले बता रहा था कि अगर प्रॉपर रिक्वायरमेंट गैदरिंग हमने और उसका फ्लो चार्ट, एक मैप जिसको हम डिज़ाइन बोलते हैं, डिटेल डिज़ाइन बोलते हैं, वो तमाम चीज़ें अगर हमने प्रॉपर पहले से की हों तो हमारे पास जो फेलियर के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। द क्वालिटी कॉस्ट परफॉर्मेंस मॉडल, हमारे पास ये चीज़ क्या होती है जी, परफॉर्मेंस का काम ही हमारे पास चेकिंग होती है, चेक एंड बैलेंस होता है कि हम चेक करें कि जो चीज़ हम बना रहे हैं उसके ऊपर कितने रिसोर्सेज लग रहे हैं, उसके अंदर कौन सी चीज़ जो है वो हमारे पास फेलियर के चांसेस क्रिएट कर सकती है, कौन सी चीज़ हमारी जो है वो जो है उसके अंदर फीचर्स के हैं, ये तमाम चीज़ें परफॉर्मेंस के अंदर हम चेक कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, मेक श्योर कर रहे होते हैं कि हमारे पास कहीं पर एरर तो नहीं है। ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर मेजर कर रहे होते हैं। प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट इंक्रीज, प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट इंक्रीज एज लेवल ऑफ कन्फर्मेंस ऑफ क्वालिटी इंक्रीज। एग्जैक्टली जब आपका लेवल ऑफ कन्फर्मेंस ऑफ क्वालिटी इंक्रीज होता है, प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट एग्जैक्टली चेंज हो जो है वो इंक्रीज होती जाती है, डायरेक्टली इफेक्ट कर रही होती है। और इसी के बरक्स फेलियर कॉस्ट हमारे पास जो है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे लेवल ऑफ कन्फर्मेंस ऑफ क्वालिटी इंक्रीज हो रहा होता है, क्योंकि जब आप
मेक श्योर कर रहे होते हैं चीज़ों के अंदर, चेक एंड बैलेंस लेकर आ रहे होते हैं, तो फेलियर भी कम से कम हो जाता है. So this is our today's lecture. In the last of this lecture, this is your due assignment. You can make sure the instruction